Welcome to online classes. As you know, we are on the last topic of this chapter, that is DNA fingerprinting. इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चंस आते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने फादर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग लिखा हुआ है. फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कहलाते थे, जिन्होंने कि इन्वेंशन किया इसका, वो थे एलेक जेफरी. ओके, एलेक जेफरी इज़ नोन एज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम और नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ द डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए रेस्ट्रिक्शन. उसके अलावा जैसा कि आपको पता है, हर इंडिविजुअल के पास अपना खुद का एक जेनेटिक मेकअप होता है, यानी कि हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक होता है, जो कि उसका डीएनए फिंगरप्रिंट होता है, जो कि उसको दूसरे इंडिविजुअल से बिल्कुल अलग बनाता है. अब इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं. यहाँ पर एक क्रोमोजोम मैंने बनाया है. क्रोमोजोम से क्रोमैटिड, क्रोमैटिड से क्रोमैटिन मटेरियल बनता है, क्रोमैटिन मटेरियल से सोलेनॉइड बनता है, सोलेनॉइड से न्यूक्लियोसोम बनता है, न्यूक्लियोसोम से डीएनए और डीएनए से जीन. तो जीन जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, जो कि मैंने इस तरीके से बनाई है. जीन, डीएनए, न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन, दिस इज द पार्ट ऑफ द क्रोमैटिड एंड ऑल टुगेदर फॉर्म्स द क्रोमोसोम. तो इतनी बात आपको समझ में आई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो एलेक जेफरी ने इसका टर्म दिया था, इसकी खोज की थी. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए रेस्ट्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं. उसके अलावा हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का जेनेटिक मेकअप होता है, वो अपने आप में यूनिक होता है, वो जो कि उसका डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है. इतनी चीज़ क्लियर हो गई. फटाफट से आप इसको नोट कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए समझते हैं अब आगे का. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि CTAGCATGC, यही सब जो सीक्वेंसेस हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उनके ऊपर बेस्ड है. तो उनका आइडेंटिफिकेशन हमें करना होता है. न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होते हैं वो दो होते हैं, यानी कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होते हैं वो सेम होते हैं, और 0.1% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. और ये जो डिफरेंट सीक्वेंसेस होते हैं ये कहलाते हैं VNTR. VNTR क्या? VNTR इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. और 0.1% ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है उसका ही यूज़ हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं. अब VNTRs क्या होते हैं? तो जो VNTRs होते हैं वो रिपीट होते हैं सेवरल टाइम्स, यानी कि 20 to 100 बेस पेयर्स टाइम पर रिपीट होते हैं. ये जो VNTRs हैं, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जो रिपीट्स होते हैं, जो सीक्वेंसेस हैं, ये सबसे पहले स्टडी किया था A. वाइमैन और R. वाइट ने 1980 में इन यूनिवर्सिटी ऑफ उटा. ओके, प्रोबेबिलिटी क्या है कि कब सेम होंगे, क्योंकि हमने बताया 99% तो सेम होते हैं, 0.1% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिफरेंट होते हैं, वही VNTR कहलाता है. तो प्रोबेबिलिटी है कि दो इंडिविजुअल जो हैं उनका VNTR सेम होगा, डिफरेंट होता है. ठीक है, तो अगर दो इंडिविजुअल्स का सेम VNTR है तो वो 3 मिलियंस में एक होगा, मतलब 1 in 3 million. इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है. अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो VNTR है ये हमारी यूनिक आइडेंटिटी होती है. ओके, सो व्हाट आई नीड टू टेल यू इज़ कि द VNTR इज़ आवर यूनिक आइडेंटिटी. तो आप साथ के साथ इसको नोट डाउन भी करते जाइए. ये आप लिख सकते हैं कि दिस VNTR is our unique identity, and that is used in DNA fingerprinting.
ओके। अब जो मैंने बताया आपको यूनिक डीएनए सीक्वेंस होता है, अगर मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है, तो ये यूनिक सीक्वेंस हो गया। ये सीक्वेंस जो है यानी कि हमने 2 क्रोमोसोम्स लिए, ये पर्सन ए का हो गया, ये पर्सन बी का हो गया, ये फीमेल ये मेल, ठीक। तो अब होगा क्या, 2 क्रोमोसोम्स जो होंगे 2 इंडिविजुअल्स के, तो एक पर्सन के अंदर जो रिपीट कितने टाइम बाद रिपीट हो रहे हैं, एक के अंदर 5 रिपीट्स आ रहे हैं, एक के अंदर 8 रिपीट्स आ रहे हैं। तो बोला ना कि सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। तो एक के अंदर 5 है, एक के अंदर 8 रिपीट्स हैं। तो यही इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस कहलाता है VNTR, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है। तो अब हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स नेसेसरी है। यहाँ मैं लिख देती हूँ स्टेप्स in DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक। तो जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना होता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज डीएनए आइसोलेशन। सेकेंड स्टेप इज, क्योंकि अगर वो बहुत छोटा है तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज डीएनए amplification. Next step is DNA fragmentation. Fourth step is by the help of gel electrophoresis we will able to copy the samples. Fifth step is southern blotting. Sixth is hybridization. Seven is photography, X-ray photography or documentation. Okay, so these are the steps which are involved in DNA fingerprinting. So one by one we will talk about in detail कि कैसे हम जो भी हमारा क्राइम हुआ है उसका जो सस्पेक्ट है उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी क्राइम हुआ है तो क्राइम स्पॉट पे जाएंगे और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, तो वो हम स्टेप्स वन बाय वन देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Okay, so our first step in the DNA fingerprinting is DNA isolation. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे क्राइम स्पॉट पर जाएंगे। अब जैसे कि कोई भी डेड बॉडी होती है उसके अराउंड हम वाइट कलर से उसको क्या करते हैं, एक आउटलाइन बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि उस एरिया में ही हमें सस्पेक्ट का सैंपल मिलेगा। तो क्या करते हैं हम, सर्च सैंपल फ्रॉम विच डीएनए कैन बी आइसोलेटेड। हम उस जगह पर जाते हैं और एक इस तरीके से मार्क बना लेते हैं और वहाँ पर जाकर सैंपल को सर्च करते हैं जिससे कि हमें डीएनए हम आइसोलेट कर सकें।
अब डीएनए कुछ भी हो सकता है, यानी कि दैट सेल मे बी अ हेयर, यानी कि रूट हेयर हो सकता है, नेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, अगर कोई रेप केस है तो सीमन हो सकता है, स्पर्म भी हो सकता है, ब्लड, WBC, ठीक है। तो इनमें से कोई भी सैंपल हम ऑब्टेन कर लेंगे और डीएनए को उस सैंपल से आइसोलेट करेंगे। अब क्योंकि भाई अगर डीएनए बहुत कम है तो सैंपल बहुत कम है तो डीएनए आइसोलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो डीएनए का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। अब वो अमाउंट कम होने की वजह से हम क्या करते हैं, एक दूसरा स्टेप इसके अंदर जो स्टेप 2 आता है वो फॉलो करते हैं, दैट इज़ नोन एज द डीएनए एम्प्लीफिकेशन। अब एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, एम्प्लीफाई करना मतलब साउंड को बढ़ाना, एम्प्लीफाई करना। तो यहाँ पर डीएनए को हम एम्प्लीफाई करते हैं, यानी कि उसके अमाउंट को बढ़ा देते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट स्टेप को आप नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज द डीएनए आइसोलेशन। इस स्टेप में क्या करते हैं हम, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सेल और द टिश्यू, ठीक है, फ्रॉम द सेल और द टिश्यू और द सीमेन, जो भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो। ओके, सो व्हाट वी डू इन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जो हमारा सेकंड स्टेप है दैट इज़ डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो हम क्या करते हैं, डीएनए को एम्प्लीफाई करते हैं। द डीएनए सैंपल इज़ एम्प्लीफाइड, यानी कि लैब में इन विट्रो मेथड के थ्रू, इन विट्रो टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, पीसीआर टेक्निक का यूज़ करते हैं, पीसीआर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या करता है, ये जो पीसीआर है ये क्या करती है, ये मल्टीपल कॉपीज़ बना देती है बहुत कम टाइम में। तो उससे क्या होता है, डीएनए जो है वो लंबा हो जाता है, हमारा एम्प्लीफाई हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारा बन गया। उसके बाद क्या होता है, जब हमें मल्टीपल कॉपीज़ मिल गई बहुत शॉर्ट टाइम में, तो फिर हम इनका फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। अब इनका फ्रेगमेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, डीएनए के सैंपल को हम एक एंजाइम से ट्रीट कराते हैं जो कि इनको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट करता है। तो क्या करते हैं, हम एक एंजाइम का यूज़ करते हैं जो कि कहलाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से जो हमारा डीएनए था जो कि डबल स्ट्रैंडेड था वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है, ठीक, डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। इस तरीके से ये ब्रेक हो जाता है बाय द RFLP, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स जो उसकी लेंथ होगी डीएनए की उसको अलग अलग कर देना, मीन्स सेपरेट कर देना। ओके, अब क्या करेंगे, हम आएंगे स्टेप नंबर 4 पे, दैट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो चलिए अब हम अपने 4th स्टेप पे आते हैं, दैट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। अभी हमने क्या कर लिया है, हमने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि हम जो है उसका फ्रेगमेंटेशन कर चुके हैं, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, वो कट हो चुका है एंजाइम की मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। अब क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जैसे कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रो मतलब कि करंट, फोरेसिस मतलब कि मूवमेंट, यानी कि हम एक करंट की मदद से डीएनए को मूव कराते हैं। ओके, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज यूजिंग एगरोस जेल। अब यहाँ पर साइज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अलग करते हैं, यानी कि वो सेपरेट हो जाते हैं। अब साइज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे जिसका साइज जो है वो कम होता है वो नीचे सेटल डाउन होते चले जाते हैं, और जिनका साइज ज़्यादा होता है वो एगरोस जेल की मदद से वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि आपको पता है हमारा जो डीएनए है वो PO4-3 होता है ना। तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, तो डीएनए हमेशा नेगेटिव एंड पर ही जाकर ऐड होता है। तो करंट जो फ्लो होगा वो हमेशा नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ होगा, यानी कि करंट विल फ्लो ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। एक तरफ कैथोड होगा, एक तरफ एनोड होगा, ठीक। अब सो दैट, यानी कि क्यों ऐसा होता है, हम नेगेटिव टू पॉजिटिव करते हैं, इसलिए करते हैं जिससे कि बैंड जो है वो सेपरेट हो जाए। आपको दिख ही रहा होगा बैंड जो है वो सेपरेट हो गए हैं। अब और अच्छे से सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, दैट इज़ द सदर्न ब्लॉटिंग। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, सदर्न, EM सदर्न के नाम पर। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, डीएनए जो कि हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस कर चुका है, यानी कि उसके अंदर हमने जेल डाल चुका है, एगरोस जेल डाल दिया है हमने, तो एगरोस जेल की मदद से हम उसको सेपरेट कर देते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट को, और बाद में वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक। तो अब हमने क्या किया, उसको
इस एग्रोस जेल को, क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो अब हम उसको शिफ्ट करते हैं किस पे, एक नाइलॉन की मेम्ब्रेन शीट पर या फिर एक नाइट्रोसेलुलोज शीट पर। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा, इसकी एफिनिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है और ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है जो डीएनए के सैम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे शो किया है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। द डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेसिस टू नाइलॉन और नाइट्रोसेलुलोज शीट या फिर मेम्ब्रेन। ऑल जेल्स आर, क्योंकि भाई ये जो जेल होते हैं, ये जो नाइट्रोसेलुलोज जेल हो गया या एग्रोस जेल, क्योंकि जो एग्रोस जेल होता है ना बहुत ज़्यादा वीक होता है और ये टूट भी सकता है, यानी कि जब हम निकाल रहे हैं तो उसमें टूट भी सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के थ्रू, यानी कि हम इसको नायलॉन शीट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। डीएनए हैज़ मोर एफिनिटी फॉर नायलॉन एंड नाइट्रोसेलुलोज शीट, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से उसको सेपरेट कर लेते हैं और नायलॉन शीट के ऊपर हम यहाँ पर हमारे डीएनए के सैंपल्स को प्लेस कर देते हैं। अब आते हैं हमारी सिक्स्थ टेक्निक, जिसमें क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे इसी प्रोसेस में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, आप ये फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने ये पेन डाउन कर लिया होगा। ये इसका फर्स्ट स्टेप था। इसी के सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इसके सेकेंड स्टेप में जो नायलॉन मेम्ब्रेन है विद डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो डीएनए ब्लॉटिंग होगी, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे से जो भी सैंपल्स हैं वो स्टिक हो जाएंगे। तो ये हमारे डीएनए के सैंपल्स हैं। तो ये इस तरीके से जो हमारा नायलॉन मेम्ब्रेन है ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स के साथ हो जाएगा, यानी कि डीएनए नायलॉन मेम्ब्रेन with DNA फ्रेगमेंट्स। ठीक है, यानी कि हमने सदर्न ब्लॉटिंग मेथड के थ्रू हमने यहाँ पे वेल्स, ये जो होते हैं ये वेल्स होते हैं, ये वेल्स बन जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सैंपल पोर डाउन करते हैं, यानी कि जो सेलेक्टेड सस्पेक्ट है उसका, जो कि हमें सर्च करना है, हमें पहचानना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि सस्पेक्ट कौन है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। Okay, so what is in the next step? That is the hybridization. For hybridization, radioactive DNA probe is prepared. तो DNA probe आप सभी जानते हैं, DNA probe स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA होता है। तो हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, यानी कि रेडियो एक्टिव DNA से इसको प्रिपेयर कराएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बैंड्स बनाते हैं। ठीक है, बैंड इज़ फ्लडेड विद द प्रोब। हम खूब सारे प्रोब्स जो है इसमें एक्सेस प्रोब जो है हम मतलब जितने भी हमें ज़रूरत होती है हम उतने सारे रख लेते हैं। तो जो जितने की हमें ज़रूरत होती है उतने को हम ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बाकी जो हैं वो वॉश्ड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, अपनी मैचिंग के पेयरिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने मैच की पेयरिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कराते हैं उनकी। तो जितने की हमें ज़रूरत होती है उतना हम एक्सेप्ट करते हैं, बाकी जो है वो रेस्ट वॉश ऑफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अब जो हमें मिलता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो कुछ इस तरीके से मिलता है, यानी कि यहाँ पर ओरिजिनल जो है सस्पेक्ट उसका ये है, और S1, S2, S3, यानी कि कौन सा सैंपल जो है वो मैच कर रहा है सस्पेक्ट से। ये हमारा सैंपल है, ये हमारे सस्पेक्ट है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो सैंपल 3 सस्पेक्ट 3 है वो सैंपल से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा हिब्रिडाइजेशन हो गया। अब हिब्रिडाइजेशन के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप आता है वो है एक्सरे फोटोग्राफी या फिर डॉक्यूमेंटेशन। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सो लास्ट स्टेप इज द फोटोग्राफी, एक्सरे फोटोग्राफी और द डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि नायलॉन मेम्ब्रेन अब हम किस पर रखते हैं, जो नायलॉन मेम्ब्रेन है हमारा, जिसके ऊपर हमारा जो डीएनए के सैंपल्स हैं हमारे, उसको हम क्या करते हैं, एक्सरे फिल्म पर रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डीएनए बैंड्स जो हैं, जो कि रेडियो एक्टिव प्रोब से हमने प्रिपेयर कराए थे, तो डीएनए बैंड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव प्रोब्स अब क्या करते हैं, वो फोटोग्राफिक इमेज देते हैं ऑन एक्सरे फिल्म। वो एक्सरे फिल्म के ऊपर फोटोग्राफिक इमेजेस
फॉर्म करते हैं। इस तरीके से इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है और हमें सस्पेक्ट का पता चल जाता है कि जो हमें क्राइम स्पॉट से जिस भी पर्सन का हमें सैंपल मिला था उससे मैच हुआ है, कौन सस्पेक्टेड है, किसने वो क्राइम किया है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक, सबसे पहला तो इसका जो है एप्लीकेशन टू सॉल्व क्राइम केसेस। ठीक, दूसरा स्टेप है टू सॉल्व पेरेंटल डिस्प्यूट। तीसरा है टू सॉल्व रेप केसेस। फोर्थ है टू सॉल्व, जैसे इंश्योरेंस वगैरह हमें कराना होता है, इंश्योरेंस का क्लेम कराना होता है, तो इंश्योरेंस क्लेम में भी हमें इसका हम यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है जो इवोल्यूशन है, टू स्टडी फाइलोजेनी रिलेशनशिप, दैट इज इवोल्यूशन। और सिक्स स्टेप है, मतलब जो सिक्स्थ एप्लीकेशन है, हम किस में स्टडी कर सकते हैं, टू स्टडी एग्रीकल्चरल साइंस। ठीक है, तो आप इसकी ये एप्लीकेशंस हैं कुछ, ये एप्लीकेशंस आप फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको पेन डाउन कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ पेन डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक, तो अगर ब्लड सैंपल है, ठीक, बार बॉडी आप समझते हैं, बार बॉडी एक इनएक्टिव कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम होता है जो फीमेल सेल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक, बार बॉडी, ठीक है, तो वो फीमेल के अंदर होगा, फीमेल ब्लड है अगर, या फिर मेल ब्लड है, तो XX यानी कि फीमेल का है, तो उसमें से हम इस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है, जो कंडेंस्ड फॉर्म है, वो उसका बार बॉडी कहलाएगा। और ये जो है किसने इन्वेंट किया था, एप्स्टिन बार ने, जिनके ऊपर ये बार बॉडी टर्म दिया गया है। अब अगर किसी के अंदर एक से ज़्यादा बार बॉडी प्रेजेंट होती है, क्योंकि मैंने बताया ये क्या होता है, कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम होता है जो फीमेल सेल्स के अंदर पाया जाता है, क्योंकि मेल के अंदर तो वाई क्रोमोसोम होता है और एक जो है वो ऑब्वियसली कंडेंस्ड ही होता है, तो मेल्स के अंदर तो नहीं पाया जाता। लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट होता है, मीन्स मोर देन वन बार बॉडी, तो वो निश्चित तौर पे ट्रांसजेंडर होगा, यानी कि किन्नर होगा। ठीक, उसके अलावा हम क्या करते हैं, डीएनए के सैंपल्स को लेते हैं। डीएनए सैंपल इज टेकन फ्रॉम द क्राइम स्पॉट, and suspect are of same chromosome number.
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 7 है, 12 है, 24 है, तो वही उसका क्रोमोसोम नंबर भी होगा। एक चीज़ की जो ब्लड है, सॉरी, तो वो हमेशा WBC में ही होगा प्रेजेंट, क्योंकि न्यूक्लियस, वहाँ पर न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए हम हमेशा WBC का यूज़ करते हैं एंड वी डज नॉट यूज़ RBC। हम RBC का यूज़ नहीं करते, हम WBC का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बार बॉडी का एक स्ट्रक्चर दिखाऊं तो बार बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये है बार बॉडी। ओके, सो आई होप आपको जो 7 टेक्निक्स हैं, जो 7 स्टेप्स हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग में, वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यानी कि अगर कहीं भी कभी भी कोई भी क्राइम होता है तो जो ये जो टीम होती है, स्पेशल टीम होती है, इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, किस तरीके से डिटेक्ट करती है, आइडेंटिफाई करती है। ओके, so this was all about in this video. In the next upcoming video we will be dealing with the next unit. Thank you so much.